हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और ये इस बैच की प्यारे बच्चों मेरी पहली क्लास है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और बिहार में बच्चों अगर ऑनलाइन की हम बात करें, तो ऑनलाइन में सबसे अधिक बच्चे अगर मैथ कहीं से पढ़ने वाले हैं, तो वो प्यारे बच्चों दिशा साइंस क्लासेस है। यानी दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ही एक पार्ट है। तो बच्चों सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो कि आप सभी लोग 10वीं क्लास को पास करके 11वीं क्लास में आ चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी तैयारी के लिए 11वीं क्लास में भी दिशा ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन को चुना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस फैमिली को चुना, मुझे चुना। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये सफर बच्चों पूरा 1 साल का होने वाला है। इस सफर में कई बार दिक्कतें आने वाली हैं। हो सकता है कि कभी मेरी तबीयत खराब हो बीच में, हो सकता है बच्चों कि कभी बीच में मैं छुट्टी भी दे दूं आपको, जैसा कि 10th क्लास में होता था। हो सकता है कभी आपकी ही तबीयत खराब हो। लेकिन प्यारे बच्चों हम सभी जितने भी समस्याएं हमारे सामने आएंगी, सबको एक फैमिली के रूप में, एक फैमिली के सदस्य के रूप में हम उसको स्वीकार करेंगे। क्या बच्चों आप इस बात को मानते हो? एक बार यस लिख करके सब लोग भेजेंगे। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग यस यस लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे कि गुरुजी हम इस बात को मानते हैं कि एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह हम पूरा साल 11th क्लास में स्टडी करने वाले हैं। एक बार सब लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे। मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं। शिवम कुमार हैं, राकेश कुमार हैं, उसके बाद पिंकी कुमारी हैं, खुशबू कुमारी हैं, दिलीप कुमार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। ठीक है, तो एक फैमिली की तरह हम लोग चलेंगे और प्यारे बच्चों पूरे साल हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आप इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं? पहले ये भी सुनिश्चित कर लीजिए आप लोग कि प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 11वीं कक्षा में अगर कोई बच्चा ऑनलाइन मैथ पढ़ रहा है तो सबसे अधिक बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं बताओ? सबसे अधिक बच्चे, सबसे अधिक बच्चे, अगर बच्चों सबसे अधिक बच्चे, सबसे अधिक बच्चे, ठीक है ना बच्चों, सबसे अधिक बच्चे ऑनलाइन में 11th क्लास का मैथ कहाँ से पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन में 11th का मैथ बच्चों, 11th का मैथ, वो भी बच्चों हम बात करते हैं 11th का मैथ, वो भी खास करके हिंदी माध्यम। सबसे अधिक बच्चे कहां से पढ़ रहे हैं? ठीक है, नो डाउट आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर कि वो बच्चों सिर्फ बिहार में नहीं, मैं लगभग ऑलमोस्ट इंडिया की बात करता हूं, इंडिया की, लगभग हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की। ठीक है, कि सबसे अधिक बच्चे ऑनलाइन में 11th क्लास का मैथ, वो भी हिंदी माध्यम, कहां से पढ़ने वाले हैं इस वर्ष? तो प्यारे बच्चों आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आप लोग कोई बच्चे हैं नहीं कि मैं आपको बताऊंगा, आप सभी लोग भी रिसर्च करते रहते हैं, आपको भी पता है कि सबसे अधिक बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये सबसे पहले सुनिश्चित कर लीजिए आप लोग कि सबसे अधिक बच्चे अपने फैमिली से, अपनी फैमिली से पढ़ रहे हैं, यानी DOC से पढ़ रहे हैं, दिशा ऑनलाइन क्लासेस से सबसे अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस बात को आप सबसे पहली बात है सुनिश्चित कर लीजिए, आपके मन में थोड़ा सा भी भटकाव नहीं होना चाहिए, आपके मन में थोड़ा सा भी इधर उधर हिचकिचाया नहीं होना चाहिए कि पता नहीं और कोई कहां से पढ़ रहा है। सबसे अधिक बच्चे दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं। बच्चों अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसा आप लोगों ने 10th क्लास में हमें सबसे सर्वोपरि रखा, सबसे अच्छा बना के रखा, पूरे बिहार में हमें सम्मान दिलाया, इज्जत दिलाया, प्रतिष्ठा दिलाया, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग वैसा ही प्यार मुझे 11th क्लास में भी देंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से बताओ, क्या आप लोग मुझे वैसा ही प्यार देंगे जैसा आप लोगों ने 10th में दिया था? प्लीज एक बार इंश्योर करेंगे सभी बच्चे कि गुरुजी जैसा प्यार हम लोगों ने आपको 10th में दिया था वैसा ही प्यार मैं 11th में दूंगा। बच्चों मैं भी आप लोगों से वादा करता हूं कि जैसा मैंने आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाया था
मैं कोशिश करूंगा कि हूबहू उसी प्रकार से मैं आप लोगों को 11th क्लास में भी पढ़ाऊं। बच्चों, जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। मैं अपनी हकीकत मानता हूं कि पिछले वर्ष 11th क्लास में मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया था। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर कोई बच्चा मुझे सुन रहा है, कोई बच्चा मुझे देख रहा है जो मेरे पिछले बैच का है, तो आप लोगों से बच्चों सॉरी एक बार फिर से, क्योंकि मैंने पूरा 100%, केमिस्ट्री वाले सर पूरा 100% दिए, फिजिक्स वाले सर अपना 100% दिए, बायोलॉजी वाले सर 100% दिए, पर मैं बच्चों अपना 100% नहीं दे पाया था। इस बार मैं अपना 100% दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो बच्चों चलिए अब हम लोग सफर को स्टार्ट करते हैं, और सफर ही आज का इतना प्यारा है तो समझो कि मंजिल कितनी प्यारी होगी। बच्चों एक बार सब लोग बच्चों क्लास को शेयर करेंगे। कोई भी ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी ऐसा टेलीग्राम नहीं बचना चाहिए जहां बच्चों अपना क्लास शेयर ना हो। तो हर जगह पूरे बिहार में इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, और बच्चे क्लास में जुड़े हैं आप लोग तो क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्त को, क्योंकि मुझे पता है क्लास स्टार्ट हुआ है 10th क्लास के बहुत दिन के बाद, अपने सभी दोस्तों को भी बता दीजिए कि अब संजय सर वापस आ चुके हैं, और हम लोग जो 10th क्लास वाले बच्चे घर पर बैठे थे, अब 11th क्लास की तैयारी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो क्या आप लोग बता देंगे सर आप रैंक 1 को खरीदे हैं? बच्चों लोग वीडियो बनाते हैं पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है रे। क्यों उतना, मतलब लोग, आपको क्या लगता है आसानी से लोग बिकते हैं? अब हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, तो प्लीज आप इसको मत बोलिए, फालतू चीज है। आ जाओ शुरू करें मेरे बच्चे। क्या आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है? और इस बात को आप समझ लीजिए कि बहुत दिनों से हम लोग बैठे हुए थे 10th क्लास को खत्म करके 11th क्लास में आने के लिए। तो आज से आपका सफर स्टार्ट हो रहा है। आज का डेट याद रखना बच्चों, आज का डेट आपको याद रखना है, ठीक है। आज का डेट आपको याद रखना है कि आज का डेट क्या था, 25 है ना। याद रखना बच्चों कि 25 अप्रैल से अपनी पढ़ाई हम लोगों ने स्टार्ट की है। 25 अप्रैल से हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। आज से बच्चों हम लोग इसको सीढ़ी गणित करते हैं। आज से क्लास स्टार्ट होगा बच्चों। चलिए 25 अप्रैल से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बढ़े आगे, क्या आप लोग तैयार हैं? क्लास को आपने शेयर कर दिया? यस, 11वीं क्लास का पहला क्लास है, आपको बहुत मजा आने वाला है बच्चों। श्री गणेशाय नमः। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम अपने आप से आज वादा करते हैं आप लोगों के सामने कि बच्चों 11th क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों को 11th क्लास का पूरा मैथ पढ़ाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग भी अपने आप से वादा कीजिए कि आप लोग भी पूरा मैथ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वादा कीजिए, सब लोग वादा करते हैं, मैं भी वादा करता हूं, आप लोग भी वादा कीजिए कि सर हम लोग पूरा 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जैसे 10th क्लास में हम लोग दिन रात मेहनत करते थे, वैसे ही 11th क्लास में भी मेहनत करेंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, आज का मोटिवेशन है कि जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। तो बच्चों जिस कार्य को करने में हमें डर लगता है उस कार्य को करने का नाम ही साहस है, और हमें बच्चों साहस दिखाना है, हमें करके दिखाना है। बच्चों आपको पता है कि आप जिस बैच में इस क्लास को देख रहे हैं, जिस बैच में ये पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा, उस बैच का क्या नाम है? प्लीज एक बार आप सभी लोग इंश्योर करेंगे बैच का पूरा नाम क्या है बच्चों? सब लोग एक बार याद रहना चाहिए आपको कि बैच का नाम है परिवर्तन बैच। इस बैच में आपको एप्लीकेशन पर, ऐप पर पूरा क्लास मिलेगा। कहां मिलेगा बच्चों? ऐप पर पूरा क्लास मिलेगा। जो बच्चे इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे संजय सर से 11th क्लास का पूरा मैथ पढ़ना है, पूरा मैथ अगर आपको सीखना है, तो बच्चों इसकी फीस है 1500 रुपए। पूरे एप्लीकेशन पर आपको जाना है। एप्लीकेशन का नाम पता है आप सभी को, एप्लीकेशन का नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। इस ऐप पर जाकर के आप कोर्स परचेज करेंगे और वहीं पर आपको ये पूरा मिलेगा, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहले से कोर्स परचेज कर चुके हैं? एक बार यस लिख देना। और सब लोग बच्चों चलिए सब लोग यस लिख दीजिएगा, सब लोग। बैच आपका रूटीन में एक बार फिर से बता देता हूं। 1-2 दिन के अंदर बच्चों आपका ये रूटीन से क्लास स्टार्ट होगा। बायोलॉजी क्लास होती है सुबह के 8 बजे से 9 बजे। मैथ की क्लास डेली होगी 11 से 12। इंग्लिश की क्लास 4 बजे से 5 बजे होगी, सप्ताह में 4 दिन होगी। केमिस्ट्री की क्लास 6 बजे से 7 बजे डेली होगी।
फिजिक्स की क्लास 8 बजे से 9 बजे डेली होगी और हिंदी रात को 9:30 से 10:30 होगा। हिंदी आपको सिर्फ 2 दिन पढ़ना है। हिंदी आपको सप्ताह में बुक 2 दिन पढ़ना है, बाकी ग्रामर जब भी होगा आपको पढ़ना पड़ेगा। बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नए नए नोटबुक सबके पास होंगे, नए नए कॉपी सबके पास होंगे। बच्चों बताओ पहला चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, जल्दी। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसमें आपको कौन सा बुक हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं किस बुक को हम लोग प्रिफेर करेंगे, और बच्चों क्या आपको और HW कैसे मिलेगा, बुक कौन सा होगा, HW कैसे मिलेगा। बच्चों हम बात करना चाहते हैं बुक के विषय में। हम आपको जो बुक पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है NCERT। NCERT बुक हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, लेकिन HW जब हम देंगे तो अदर बुक से हम आपको होमवर्क देंगे, है ना। अदर बुक से हम लोग होमवर्क देंगे और अदर बुक से आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह कराएंगे। अदर बुक से भी प्लस अदर बुक होगा। HW बच्चों आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन पर एक सेक्शन मिलेगा, DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बोलो, इसका फुल फॉर्म होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा। जिस दिन भी मुझे लगेगा कि हाँ आज मुझे DPP देना चाहिए तो बच्चों मैं आपको DPP दूंगा। ये आपको ऐप पर मिलेगा और आप लोगों को DPP लगाकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो बुक हो गया। और प्लस में आप लोग बच्चों क्या क्या नोटबुक रखेंगे। मैथ की कितनी नोटबुक चाहिए आपके पास, तो मैथ की बच्चों नोटबुक की हम बात करते हैं, नोटबुक की बात करते हैं, कॉपी की बात करते हैं। तो आपके पास कितने नोटबुक होने चाहिए बताओ कमेंट बॉक्स में। आपके पास 2 नोटबुक होने चाहिए। पहला नोटबुक बच्चों है ना, पहला नोटबुक, हाँ सर 11th का पिछला वाला डाल दीजिएगा। हाँ पिछले वाला जो हमारा बैच था 11th का वो हम आपको नए बैच में हम आपको दे देंगे ताकि आप उसको देख सके, ठीक है। आ जाओ बच्चों, आपको मैथ की नोटबुक कितनी लेनी है, 2 लेनी है। एक नोटबुक लेनी है जो लाइव क्लास में उस पर लिखना है, लाइव क्लास में जो सवाल पूछा जाएगा लाइव क्लास के लिए, और दूसरा बच्चों घर पर जब आप HW करेंगे तो HW के लिए। तो 2 नोटबुक कम से कम मैथ में होनी चाहिए। बच्चों चैप्टर का नाम हमारा क्या है, चैप्टर का नाम लिखिए, है ना। चैप्टर का नाम हम लोग लिख रहे हैं, चैप्टर का नाम है बच्चों समुच्चय। पहला चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इसको सेट्स बोलते हैं। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं ये चैप्टर पहले किस क्लास में था, किसी बच्चे को मालूम है तो प्लीज बताइए। हमारी जो नया हमारा सिलेबस हुआ है, नया सिलेबस बच्चों हमारा नया सिलेबस 2009 में लागू हुआ है। 2009 से पहले समुच्चय जो चैप्टर था वो किस क्लास में था, कोई बच्चा बता सकता है, बता सकता है कोई। हाँ हाँ कमेंट बॉक्स में आना स्टार्ट हो गया है। मेरे बच्चे 2009 जो है 2009 से पहले समुच्चय मेरे बच्चे 9th क्लास में था। किसमें था, 9th क्लास में। तो सोचो कि है ना समुच्चय किसमें था, 9th क्लास में ये चैप्टर था बच्चों। अब सोचो 9th क्लास के चैप्टर को हम लोग 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी बच्चों 9th क्लास के इसी चैप्टर को हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर मेरा 10th क्लास में मैथ अच्छा नहीं था तो क्या 11th समझ में आएगा, किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन है तो बच्चों 100% समझ में आएगा, 100%। अभी से पहले आपका मैथ कैसा रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी से पहले मैथ में आप मैथ अगर बच्चों आपका कमजोर था, मैथ अगर आपका कमजोर था तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चों यहां पर जो टॉपिक्स हैं वो एकदम अलग हैं। यानी 10th क्लास से आपको इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो 10th से इसका कोई लेना देना है क्या, नहीं सर इस चैप्टर का 10th से कोई लेना देना नहीं है, ये एकदम नया चैप्टर है। बस आप ये समझिए कि ये 9th क्लास का चैप्टर है जिसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों बहुत आसान होगा। चलिए समुच्चय के बारे में बात करते हैं। बच्चों कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो समुच्चय को लेकर आया होगा। किसी को पता है क्या कि समुच्चय को बच्चों हमारी शिक्षा में, हमारी पढ़ाई में समुच्चय को चैप्टर को लाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। जल्दी से क्लास को सब लोग शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करेंगे सब लोग, और बच्चों उस व्यक्ति का नाम बताओ क्या था, ठीक है। शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने इसे लेकर आया था। लीजिए उस व्यक्ति का नाम बच्चों ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज कैंटोर, है ना। जॉर्ज कैंटोर वह है ना, वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चों समुच्चय को हमारी जिंदगी में लाया है। समुच्चय को ध्यान दीजिएगा,
समुच्चय को हमारी जिंदगी में लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ध्यान देंगे बच्चों, जॉर्ज कैंटोर। तो हम लोग इसको फादर ऑफ सेट्स कह सकते हैं। समुच्चय के पिता के नाम से हम लोग जॉर्ज कैंटोर को जानते हैं। इतना प्यारा चैप्टर जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर इतना प्यारा चैप्टर इन्होंने कैसे बना लिया, बहुत मजा आने वाला है। मैथमेटिक्स बच्चों, जिसको सुन करके कुछ बच्चे डर जाते हैं तो वहीं कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना मेरे बच्चे? मैथमेटिक्स अच्छा ये बताओ, 11th क्लास में बोर्ड एग्जाम नहीं है, 11th क्लास में बोर्ड एग्जाम नहीं है, 11th में बोर्ड नहीं है, 11th में बोर्ड नहीं है, तो क्या बच्चों हम इसको आसानी से, है ना, बोर्ड नहीं है तो क्या हम लापरवाही करेंगे या पूरा 100% देंगे? बताओ, 11th में बोर्ड एग्जाम नहीं है तो क्या हमें लापरवाही करनी है या 100% देना है? तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा कि हमें 100% देना है, 100% देना है। और हमारा जो लक्ष्य होगा बच्चों मैथ में, वो ये लेकर चलना है कि हमें 100/100 नंबर कैसे लाना है। 100/100, लापरवाही बिल्कुल मत करना बच्चों, बोर्ड नहीं है तो, ठीक है? बहुत मजा होगा। अगर आपको लगता है अभी ये वाला हाल है, अभी बच्चों का ये वाला हाल है कि सर पता नहीं 11th का मैथ क्या है, बहुत सोच रही है, इस बहना को देखो बहुत सोच रही है, ये हाल है आपके, पर टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आइए स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम आपको एकदम धीरे धीरे से, सबसे पहले जब हम किसी चीज को बहुत कठिन मान लेते हैं तो वो हमसे हो ही नहीं पाता है, तो पहले मानिए कि सेट बहुत आसान है। क्या है बच्चों? सेट चैप्टर क्या है बोलो? पहले मान लीजिए कि जो समुच्चय चैप्टर है वो क्या है? जो समुच्चय चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, समुच्चय चैप्टर जो पढ़ रहे हैं जिसको अंग्रेजी में सेट्स बोलते हैं, ये चैप्टर क्या है? जल्दी बोलो, कठिन है या आसान है? कठिन है या आसान है? पहले दिन से ही आप मान के चलो कि ये बहुत आसान है, पहले ही दिन से मान के चलो कि ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। आइए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं सेट के बारे में। सबसे पहली बात है कि आपके मन में सवाल आते होंगे कि गुरुजी ये समुच्चय होता क्या है ना? समुच्चय होता क्या है? तो बच्चों समुच्चय, ये समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय का मतलब पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। समुच्चय का मतलब समझिए संग्रह। क्या है? संग्रह। अब आप सोचते होंगे सर संग्रह क्या होता है? संग्रह का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्शन। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं कलेक्शन बच्चों, ठीक है? अब आपके मन में कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या आप संग्रह मतलब समझते हैं कुछ क्या होता है? संग्रह मतलब समझते हैं? समझते हैं? देखो मैंने इसको उठा लिया, मैंने इसको उठा लिया, मैंने इसको उठा लिया, मैंने इसको उठा लिया, ठीक है, मैंने फिर इसको उठा लिया, ठीक है। इसी को कहते हैं बच्चों संग्रह, मतलब कि वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना बच्चों, वस्तुओं को एक जगह जमा करना। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, जमा करना, समूह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संग्रह, या हम बोल सकते हैं संग्रह का अर्थ क्या होता है? संग्रह का अर्थ होता है बच्चों इकट्ठा करना, है ना, इकट्ठा करना, या हम कह सकते हैं जमा करना, जमा करना। तो प्यारे बच्चों, है ना, अब एक चीज आप समझ गए होंगे कि हम लोग पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं। पूरे चैप्टर में हम लोग संख्याओं को, अवयवों को, या वस्तु बोलो या एलिमेंट्स बोलो, उसको एक जगह जमा करने वाले हैं। पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं बच्चों? जमा करने वाले हैं। समझ गए? तो एक बार यस लिखकर भेजिए कि सर हम पूरे चैप्टर में, क्या कुछ हुआ क्या, है ना, पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? हम संग्रह करने वाले हैं, इकट्ठा करने वाले हैं, जमा करने वाले हैं, ठीक है, कलेक्शन करने वाले हैं चीजों का। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर समुच्चय कहते किसे हैं? बच्चों किसी को परिभाषा पता है क्या समुच्चय की परिभाषा? तो कहते हैं बच्चों वस्तुओं के, है ना, ध्यान देना, वस्तुओं के, वस्तुओं के, वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मेरे बच्चे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये चैप्टर 12th क्लास के लिए भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों कहेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब आप सोचेंगे, है ना, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मैंने क्या बोला आपको? वस्तुओं के कौन सा संग्रह? सुपरिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। पहले ये बताओ
कितने बच्चों को ये 100% याद हो गया कि सर अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं 100% वादे के साथ कह सकता हूं या कह सकती हूं कि मुझे परिभाषा याद है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। मैं आपको एक एक बार मतलब एक एक शब्द मैं तोड़ के बताऊंगा। बच्चों मैंने यहां पर वस्तु कहा, मैंने आपको क्या बोला, मैंने यहां पर वस्तु कहा, वस्तु। अब पहली बात यह समझिए कि वस्तु को हम समुच्चय चैप्टर में और क्या क्या कह सकते हैं। वस्तु को और हम क्या कह सकते हैं, वस्तु को और हम क्या कह सकते हैं सर, वस्तु को हम अवयव कह सकते हैं। अच्छा, वस्तु को और हम क्या कह सकते हैं, वस्तु को हम सदस्य कह सकते हैं, सदस्य। वस्तु को और हम क्या कह सकते हैं, वस्तु को हम बच्चों अंग्रेजी में एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो ये तो बच्चों अंग्रेजी हो गया, खैर इसकी बात आप छोड़ ही दीजिए। तीन चीज हम लोग कह सकते हैं और तीनों का मतलब एक है या अलग अलग है, बताओ। तीनों का मतलब एक ही है ना, बोलो यस और नो, यस और नो, यस सर। तीनों का मतलब एक ही है, वस्तु बोलो, वस्तु बोलो, अवयव बोलो और सदस्य बोलो, ये तीनों का अर्थ यही है। इसी को बच्चों समुच्चय कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। अब आपके मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होगा, ये सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, ठीक है। अब ये सुपरिभाषित क्या होता है, मैं इसको समझने का प्रयास करता हूं, ठीक है। सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, सुपरिभाषित संग्रह। बच्चों सुपरिभाषित संग्रह का मतलब यह होता है ऐसा संग्रह जिसको सभी मानते हो, ऐसा संग्रह जिसको सभी मानते हैं। भारत के राज्यों के नाम, आप बताइए भारत के राज्यों के नाम, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, तेजी में, तेजी में, ठीक है ना। भारत के राज्यों का नाम लिखो, भारत के राज्यों के नाम। मैं देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने पूछा भारत के राज्यों के नाम, जल्दी कमेंट बॉक्स में आने दीजिए, सबको पता हो सर। हाँ, सुपरिभाषित संग्रह ऐसा संग्रह जो सबके लिए समान हो, सिंपली सी बात है। ऐसा संग्रह, ऐसा संग्रह, ऐसा संग्रह जो सबके लिए समान हो, जो सबके लिए समान हो, जो सबके लिए समान हो, ऐसा नहीं कि सबके आंसर अलग अलग हो। मैंने बोला बच्चों कि पहला सवाल मैंने आपसे क्या पूछा, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा बच्चों भारत के राज्यों के नाम, भारत के राज्यों के नाम। बच्चों भारत के राज्यों के नाम जब हम लिखने की बात करेंगे तो किसी ने बिहार लिखा होगा, किसी ने बिहार लिखा होगा, किसी ने यूपी लिखा होगा, किसी ने झारखंड लिखा होगा, किसी ने राजस्थान लिखा होगा, किसी ने पंजाब लिखा होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे कि वे सभी उन 28 राज्यों में से ही किसी ना किसी चीज का नाम लिखे होंगे। बच्चों 28 राज्य जो हैं उसी में से किसी ना किसी का नाम होगा, उसके बाहर कोई भी नाम नहीं होगा। पहले बच्चों मैं आपको एक बात फिर से पूछना चाहता हूं, ठीक है ना, पहले ध्यान दीजिएगा। किसका समुच्चय हो सकता है और किसका नहीं, किसका समुच्चय हो सकता है, किसका समुच्चय हो सकता है और किसका नहीं, किसका समुच्चय हो सकता है और किसका नहीं, और किसका नहीं, ध्यान दीजिएगा, किसका समुच्चय हो सकता है और किसका नहीं। ध्यान दीजिए बच्चों, पहली बात है कि किसका समुच्चय हो सकता है और किसका नहीं। मैं आपको कुछ कुछ चीज में फैक्ट बताऊंगा, आपको बताना है। अगर सबके आंसर एक जैसे होंगे तो वहां समुच्चय होगा, सबके आंसर एक जैसे नहीं होंगे तो हम उसका समुच्चय नहीं लिख पाएंगे। नंबर एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नंबर एक, सबसे पहला नंबर एक, 10 से छोटी सम संख्या, 10 से छोटी सम संख्या, क्या हम इसका समुच्चय बना सकते हैं? 10 से छोटी सम संख्या, क्या हम इसका समुच्चय बना सकते हैं? जल्दी से लिखो, 10 से छोटी सम संख्या कौन कौन सी है?
10 से छोटी सम संख्या कौन कौन सी है? तो मेरे बच्चे सभी बच्चों का आंसर एक साथ आना स्टार्ट हो गया है। गुरुजी 2, 4, 6, 8। देखो मेरे बच्चे सबके आंसर मिलेंगे। गुरुजी 2, 4, 6, 8। जहां पर सभी बच्चों का आंसर एक हो, जहां पर सभी बच्चों का आंसर एक ही हो, वो समुच्चय हो सकता है। तो क्या हम इसका समुच्चय बना सकते हैं? यस, यस गुरुजी, इसका समुच्चय बन सकता है। सवाल नंबर दूसरा, कैसे समुच्चय बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो तो बाद वाली बात है, सिर्फ आप ये देखो किसका समुच्चय बन सकता है। सवाल नंबर दूसरा, ठीक है ना? भारत की नदियां क्या इसका समुच्चय हो सकता है? भारत की नदियां, क्या हम इसका समुच्चय बना सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, अगर हम भारत की नदियों की बात करेंगे तो आप किसी भी नदी का नाम बोलेंगे तो जरूर है कि आप भारत का ही बोलेंगे। और मैंने बोला भारत की नदियां, क्या भारत की नदियों के समुच्चय बन सकते हैं? हाँ, आप गंगा बोलेंगे, कावेरी बोलेंगे, आप यमुना बोलेंगे, आप बच्चों मान लीजिए कि कोसी नदी बोलेंगे, दामोदर नदी बोलेंगे, फल्गु नदी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो सब भारत में ही है। तो यस, इसका भी हम लोग समुच्चय बना पाएंगे। यस, क्योंकि आप जो भी आंसर देंगे वो सभी नदियां भारत की ही होंगी, मुझे पता है। भारत की नदियां सुपरिभाषित है, भारत की नदियां बच्चों सुपरिभाषित है। और अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको भारत की नदियां देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो सुपरिभाषित है यानी जिसका आंसर हर बच्चों के लिए एक ही है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको भारत की सभी नदियां याद नहीं है, सब बच्चों को याद नहीं है, लेकिन जब आप याद भी करेंगे तो क्या आप पाकिस्तान की नदी याद कर लेंगे? क्या आप अमेरिका की नदी याद कर लेंगे? नहीं सर, जब भी हम याद करेंगे तो भारत की नदी ही याद करेंगे। चलिए अगला चलते हैं, नंबर तीन है ना। नंबर 3, सबसे खूबसूरत क्रिकेटर। अब बताइए, सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, क्या हम इसका समुच्चय बना सकते हैं? क्या इसका समुच्चय बनेगा सबसे खूबसूरत क्रिकेटर का? नहीं सर। किसी को धोनी खूबसूरत लगता है तो किसी को विराट कोहली, किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है तो किसी को शुभमन गिल, किसी को अजिंक्य रहाणे अच्छा लगता है तो किसी को वीरेंद्र सहवाग। तो बच्चों यहां पर सबका आंसर अलग अलग होगा, क्योंकि मैंने पूछा सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, बताओ आपके अनुसार कौन है? आपके अनुसार कौन है? सर रोहित शर्मा एक बच्चा कह रहा है। तो जहां पर भी सबके आंसर अलग अलग हैं तो बच्चों नो, क्या बोलेंगे? नो। क्या हम इसका समुच्चय बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चे अगला नेक्स्ट सवाल, सबसे खतरनाक जानवर। अगर बच्चों हम सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय बनाने लगे तो आप बताइए आपके अनुसार से सबसे खतरनाक कौन है? सबसे खतरनाक आपके अनुसार से कौन है? सबसे खतरनाक जानवर। मेरे बच्चे किसी को शेर सबसे खतरनाक लगता है तो किसी को हाथी सबसे खतरनाक लगता है, किसी को बिल्ली खतरनाक लगता है तो किसी को कुत्ता खतरनाक लगता है। तो बच्चों हम कहेंगे कि ये भी वेल डिफाइन नहीं है, ये भी सुपरिभाषित नहीं है। यानी ऐसा चीज जहां पर सबका मत, सबका बुद्धि, सबका दिमाग, सबका आंसर एक नहीं हो, वह समुच्चय नहीं बन सकता। तो क्या ये पॉसिबल है बच्चों? नहीं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, ये भी समुच्चय नहीं बन सकता है, इसका भी हम समुच्चय नहीं बना सकते हैं। अगला पांचवा नंबर सवाल, 5 से विभाज्य संख्याएं। अब आप प्लीज मुझे बताओ, क्या हम इसका समुच्चय बना पाएंगे? क्या हम इसका समुच्चय बना सकते हैं? 5 से विभाज्य संख्याएं, प्लीज आंसर करो। आपके अनुसार में 5 से विभाज्य संख्याएं कौन से हैं? मेरे बच्चे मुझे पूरा भरोसा है कि आप कहेंगे गुरुदेव
5 से विभाज्य संख्याओं में आप जरूर कहेंगे सर 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, डॉट 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 टू 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 टू, ऐसा ही आप कहेंगे। और आप देख सकते हैं 5 से विभाज्य संख्याएं, बच्चों ने यही लिखा होगा, यही है 5 से विभाज्य संख्याएं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिन्होंने ये लिखा होगा कि सर 4 होगा, 7 होगा, 9, क्योंकि उन्हें पता है 5 से विभाज्य संख्याओं का मतलब है 5 5 का पहाड़ा, 5 5 का पहाड़ा। तो क्या हम इसका समुच्चय बना पाएंगे बच्चों? एक बार सिर्फ हाँ या ना लिखना। गुरुजी बिल्कुल हम इसका समुच्चय बना पाएंगे, यस, है ना। भारत के 5 खूबसूरत भारत के 5 खूबसूरत अभिनेता। बच्चों भारत के 5 खूबसूरत अभिनेता का मतलब होता है हीरो। भारत के 5 खूबसूरत हीरो, क्या हम इसका समुच्चय बना पाएंगे? आपके अनुसार 5 खूबसूरत हीरो कौन कौन से हैं? कुछ बच्चों के लिए अजय देवगन खूबसूरत हैं, कुछ बच्चों के लिए सुनील शेट्टी खूबसूरत हैं, कुछ बच्चों के लिए सन्नी देओल खूबसूरत हैं, किसी के लिए रणवीर कपूर खूबसूरत हैं, किसी के लिए शाहिद कपूर अच्छे हैं, किसी के लिए सन्नी देओल अच्छे हैं, किसी के लिए टाइगर श्रॉफ अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पर हम सभी का बुद्धि, हम सभी का दिमाग, हम सभी का आंसर एक जैसा हो सकता है? गुरुजी हम लोगों का आंसर बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा है भारत के 5 खूबसूरत अभिनेता, सबका आंसर अलग अलग है, तो नो सर नो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसका समुच्चय नहीं बन सकता है, इसका हम लोग समुच्चय नहीं बना सकते हैं, है ना। किसी भी हाल में बच्चों हम लोग इसका समुच्चय नहीं बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 7 में। नंबर 7 में प्राकृत संख्याओं का, है ना। प्राकृत संख्याएं हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या हम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बना सकते हैं? बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे बच्चों जरूर आप कहेंगे गुरुदेव जितने भी बच्चे हैं सबका आंसर एक ही जैसा होगा, सबका आंसर एक ही जैसा होगा, और सभी कहेंगे प्राकृत संख्या का मतलब यही होता है गुरुजी कि स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट करते हुए अनंत तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो यस हम इसका समुच्चय बना सकते हैं, यस यस। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस शब्द को समझ गए होंगे, सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब यह होता है जो वेल डिफाइन हो, जिसका आंसर सभी बच्चों के लिए एक ही हो, सभी इंसान के लिए एक ही हो। जहां पर भी आंसर में मतभेद होगा हम उसको वेल डिफाइन नहीं कहेंगे, हम उसको सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। जो बच्चे यहां तक समझ गए हैं प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेजेंगे कि भैया एकदम 100% सही कहते हैं, दिल से कहते हैं कि हम समझ गए आप क्या बताना चाह रहे हैं। आप हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि सुपरिभाषित क्या होता है, वेल डिफाइन क्या होता है, यानी कि ऐसा आंसर जहां पर सभी के मत एक ही हो, ऐसा प्रश्न जिसका आंसर सभी लोग एक के आंसर दे, उसी को हम लोग वेल डिफाइन करते हैं, उसी को हम लोग सुपरिभाषित कहते हैं। तो बच्चों अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए अब बारी ये है बच्चों कि हम लोग समुच्चय को लिखते कैसे हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। समुच्चय को लिखने की विधि, बच्चों समुच्चय को लिखने की विधि लिखे हेडलाइन में, इस समुच्चय को लिखने की विधि, समुच्चय को लिखने की विधि, समुच्चय को लिखने की विधि। बच्चों अब तो हम समझ गए किसका समुच्चय होगा किसका नहीं होगा। अब जब जिसका होगा उसको लिखने की विधि कौन सी है। तो बच्चों समुच्चय को लिखने की विधि, तो जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कितने प्रकार से हम समुच्चय को लिख सकते हैं। समुच्चय को लिखने की कितनी विधि है, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखेंगे समुच्चय को लिखने की कितनी विधि है। सब लोग क्लास को लाइक भी करेंगे, लाइक में कोई कमी नहीं होना चाहिए। समुच्चय को लिखने की कितनी विधियां हैं, कोई बच्चा पढ़ा है तो बताओ। सर 2,
दो है, दो। समुच्चय को लिखने की दो विधि हैं, बोलो कौन कौन सा? तो दो विधि हैं बच्चों लिखने की, समुच्चय को लिखने की दो विधि हैं। सबसे पहली विधि का नाम है बच्चों रोस्टर। क्या नाम है? पहली विधि का नाम है रोस्टर विधि। क्या नाम है बच्चों? पहली का नाम है रोस्टर विधि, है ना? पहले का नाम है रोस्टर विधि और दूसरे का नाम है समुच्चय निर्माण विधि। पहले का नाम क्या है? रोस्टर, और दूसरे का नाम है समुच्चय निर्माण। क्या नाम है? समुच्चय निर्माण विधि। तो मेरे बच्चे, समुच्चय को लिखने की कितनी विधि हैं? तो कहेंगे गुरुदेव समुच्चय को लिखने की दो विधि हैं। एक है बच्चों रोस्टर विधि और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। एक है रोस्टर और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। एक है रोस्टर, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा विधि देखने वाले हैं? रोस्टर एंड सेट बिल्डर। हाँ, इसको बोलते हैं रोस्टर। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? इसको बोलते हैं बच्चों रोस्टर, रोस्टर विधि, और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, है ना? बिल्डर फॉर्म। चलो जल्दी से। तो मेरे बच्चे अब ये बताओ कि अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं? रोस्टर विधि। क्या सीखने वाले हैं जल्दी बताओ? रोस्टर विधि। तो नंबर 1 दे करके लिखिए रोस्टर विधि। क्या लिखिए? रोस्टर विधि। मेरे बच्चे रोस्टर विधि लिखते हैं, है ना? रोस्टर विधि में हम लोग सीखते हैं समुच्चय, है ना? रोस्टर विधि, सबसे पहली विधि का नाम बताओ क्या है? तो सर नाम है इसका रोस्टर विधि। बच्चों रोस्टर विधि में बहुत आसान है, अवयवों को कोमा लगा लगा कर लिखना है। बोलो पहला नियम। सबसे पहले नंबर 1 रोस्टर विधि में क्या करते हैं बच्चों? नंबर 1 में सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? रोस्टर विधि में जितने भी अवयव हैं, अवयवों को अवयवों को अवयवों को मंझली ब्रैकेट के अंदर, अवयवों को मंझली मंझली कोष्टक के अंदर, मंझली कोष्टक के अंदर, मंझली कोष्टक के अंदर, मंझली कोष्टक के अंदर कोमा कोमा लगा लगा कर लिखते हैं। कोमा कोमा लगा लगा कर लिखते हैं। कोमा लगा लगा कर, कोमा लगा लगा कर लिखते हैं बच्चों। कोमा लगा लगा कर लिखते हैं। ठीक है? तो पहला नियम क्या बताए? जब भी आप रोस्टर विधि में, जब भी आप रोस्टर विधि में समुच्चय को लिखेंगे तो किस कोष्टक के अंदर लिखेंगे? जल्दी बताओ मेरे बच्चे। ये है छोटी, ये है मंझली और ये है बड़ी। बताओ किस कोष्टक के अंदर आप एलिमेंट्स को लिखेंगे, अवयवों को लिखेंगे? जल्दी बताओ किसके अंदर? तो मेरे बच्चे सबको पता है कि सर इसके अंदर हम लोग सेट कभी नहीं लिखेंगे। अगर कोई बच्चा इसके अंदर सेट लिख रहा है तो वो 100% गलत है। अगर इसके अंदर कोई लिख रहा है तो वो 100% गलत है। हमेशा लिखा जाएगा मंझली कोष्टक के अंदर, और बच्चों वो भी कोमा लगा लगा कर लिखेंगे। कोमा लगा लगा करके हम अवयवों को लिखेंगे मंझली कोष्टक के अंदर। और दूसरा नियम ये कहता है कि हम किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, यानी एक अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे। इसमें दूसरा रूल ये कहता है कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अवयवों की पुनरावृत्ति यानी रिपीट, है ना? पुनरावृत्ति, है ना? पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति, है ना? पुनरावृत्ति 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 नहीं होगी। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी बच्चों। ठीक है? हम किसी भी मतलब कि एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों? अवयवों को सबसे पहली बात है मंझली कोष्टक के अंदर कोमा लगा लगा कर लिखेंगे, और अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर आपको ये 2 बात समझ में हो गया, नो रिपीट, हम अवयव को रिपीट नहीं करेंगे। और बच्चों याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा कि अवयवों को, है ना, माफ कीजिएगा, सेट को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी सेट है उसको किस लेटर से दर्शाया जाता है, सेट को कैसे दर्शाते हैं, मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेट को कैसे दर्शाते हैं? तो लिखेंगे बच्चों सेट्स को कैपिटल लेटर, सेट्स को कैपिटल, है ना, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर्स,
है ना, कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखना कि सेट्स जो भी होते हैं उसको कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, ठीक है। चलो, क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन के लिए? बताओ जल्दी से कि यस सर तैयार हैं। मेरे बच्चे, क्या आप सभी लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, यस और नो? मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सभी बच्चे क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। अवयवों को मंझली कोष्टक के अंदर कोमा लगा लगा कर लिखेंगे, ये रोस्टर साहब कहा है, और अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर पहला लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करें, चलो। क्वेश्चन नंबर पहला, संजय शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय कोई बच्चा लिखकर भेजो मुझे, ठीक है ना। संजय शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय लिखकर दिखाओ, समुच्चय लिखें। अब देखते हैं कौन कौन सा बच्चा लिख सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि संजय शब्द में, किस शब्द में? संजय शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय बताइए। तो बच्चों, संजय शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय बनाना है तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हम इसे लिख रहे हैं किस विधि में? हम इसको लिखेंगे रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि ये कहता है कि सबसे पहले बच्चों किसी समुच्चय को, है ना, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो मैं इसको बच्चों ए से दर्शा रहा हूं और मंझली कोष्टक के अंदर लिखेंगे। मंझली कोष्टक के अंदर लिखेंगे तो पहला आएगा एस, तो पहला लिखेंगे बच्चों एस, फिर कॉमा लगाकर ना, कॉमा लगाएंगे एस, फिर लगाएंगे बच्चों ए, फिर लिखेंगे बच्चों एन, फिर लिखेंगे बच्चों जे, और फिर लिखेंगे ए। ना बाबा ना 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 ना, रिपीट नहीं करेंगे, नो रिपीटेशन, रिपीट नॉट अलाउ, है ना। तो फिर लिखेंगे बच्चों वाई। तो ये हमारा आंसर हुआ। अगर किसी बच्चे का आंसर सेम आया है तो यस लिखकर भेजिए, यस कि सर मैं आपके नाम का समुच्चय बना लिया हूं। तो बच्चों लिखेंगे संजय शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय आप अच्छे से बना चुके हैं, जल्दी से। अब नंबर दूसरा, अपने अपने नाम का भेजो बना के, ठीक है ना। अपने नाम में प्रयुक्त अक्षरों का प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय जल्दी बनाकर भेजिए सब लोग अपने अपने नाम में जो जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उसका समुच्चय बनाकर भेजिए। याद रखिएगा, आप आंसर लिखते समय इसको किसी कैपिटल लेटर से इसको क्या कीजिएगा, सूचित कीजिएगा। मंझली कोष्टक के अंदर लिखिएगा, कॉमा लगा लगा कर लिखिएगा, और कोई भी एक संख्या को 2 बार नहीं लिखिएगा। जल्दी से, सर स्मॉल दे दिया, अंदर में स्मॉल ही लिखना है। अंदर मेरे बच्चे स्मॉल दिया है तो स्मॉल ही, है ना। जल्दी से बनाकर भेजिए, ठीक है। कोई भी लेटर दोबारा नहीं लिखा गया होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यस मनीष जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, तो आप लोगों ने सेट बनाकर भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलो, बहुत सुंदर। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है ना। स्कूल, है ना। स्कूल बच्चों अगर बड़ी है तो बड़ी ही लिखेंगे, अंदर में जैसा दिया है ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। SCHOOL, ठीक है ना। क्या लिखा है? स्कूल। क्या लिखा है? स्कूल, है ना। स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय जल्दी बनाकर भेजिए, समुच्चय। बहुत तेजी में इसका आंसर भेजेंगे। स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय क्या क्या होगा? तो मेरे बच्चे, हमारा आंसर होने वाला, देखो बड़ी में है तो बड़ी ही लिखेंगे, छोटी नहीं लिखेंगे, है ना। ए से दर्शाते हैं, अगर ये बड़ी में दिया है तो बड़ी ही लिखेंगे। एस तो एस, सी तो सी, एच तो एच, डबल ओ के लिए एक ही ओ लिखेंगे, क्योंकि हम किसी भी चीज को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। तो अगर बड़ी में दिया है तो बड़ी में ही उत्तर होगा। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस में दिया है। स्मॉल में है तो स्मॉल अंदर होगा, कैपिटल में है तो कैपिटल होगा।
तो प्यारे बच्चों क्या आप समझ गए? तो हाँ लिखकर भेजिए। चलिए अगला सवाल आपको, जे लेटर ना, जे अक्षर से शुरू होने वाले, जे अक्षर से शुरू होने वाले, होने वाले महीने के, महीनों के नाम का समुच्चय, महीनों के नाम का समुच्चय। जल्दी भेजिए, जल्दी मुझे बनाकर भेजिए कि बच्चों जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम का समुच्चय, महीनों के नाम का समुच्चय, जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम का समुच्चय। अब बताओ जे अक्षर से कौन कौन सा महीना होता है? सबसे पहले इसको किसी एक कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, ए बी, जो लिखने का मानो लिख दो। अब जे से पहला होता है जनवरी, JANUARY, जनवरी। उसके बाद में होता है जून, फिर क्या होता है जुलाई, फिर जुलाई। बस ये तीन ही होते हैं ना, जनवरी, जून और जुलाई, जनवरी, जून और जुलाई। जे अक्षर से शुरू होने वाले, जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम का समुच्चय, महीनों के नाम का समुच्चय। चलिए बच्चों अगला सवाल है, अगला सवाल है 10 से छोटी, 10 से छोटी, 10 से छोटी, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कौन कौन सा होगा। मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पर कि आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। मेरे बच्चे आप बोलोगे गुरुजी देखो सबसे पहली बात है किसी एक कैपिटल लेटर से दर्शा दो 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कौन कौन सा है। तो मेरे बच्चे सबसे पहली बात है 10 से छोटी कौन कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी है 2, फिर है बच्चों 3, फिर है 5, फिर है 7। तो मेरे बच्चे अभाज्य संख्या में 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक है ना, 2 3 5 7। चलिए यहां पर थोड़ा सा आपको संख्याओं के बारे में रिवीजन कराना पड़ेगा क्योंकि पूरे चैप्टर में खूब हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में। रिवीजन मेरे बच्चे, अगर मैं कहता हूं प्राकृत संख्या तो आप क्या सोचते हैं? अगर मैं कहता हूं प्राकृत संख्या तो आप क्या सोचते हैं? गुरुजी अगर आप प्राकृत संख्या कहते हैं तो हम सभी बच्चे सोचते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, यही प्राकृत संख्या है गुरुदेव। अगर मैं कहता हूं पूर्ण संख्या तो मेरे प्यारे बच्चे क्या समझते हैं? मैं पूर्ण संख्या कहता हूं तो मेरे बच्चे क्या समझते हैं गुरुदेव? अगर आप पूर्ण संख्या कहते हैं तो हम लोग समझते हैं 0 1 2 3 और ऐसे करके अनंत तक। अगर मैं कहता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं कहता हूं पूर्णांक संख्या, अगर मैं पूर्णांक संख्या कहता हूं तो आप क्या समझते हैं? सर जब आप पूर्णांक संख्या कहते हैं तो हम ये समझते हैं कि 0 1 2 3 तो सही है, पर इसके साथ में ऋणात्मक संख्याओं को भी -1 बच्चों और -2 और -3 ऐसे करके जोड़ना है, यही मैं समझता हूं। अगर मैं आपको कहता हूं बच्चों सम संख्या तो आप क्या समझते हो? सम संख्या मैं कहूंगा तो आप क्या समझोगे? सर देखिए सम संख्या अगर आप कहते हैं तो हम समझते हैं 2 4 6 8, यही सम संख्या है। अगर मैं कहता हूं बच्चों विषम संख्या तो आप क्या समझते हो? विषम संख्या, है ना। सर सबसे पहले ए ही लिखना है, नहीं रे कुछ लिख दो, ऐसा नहीं है। देखो एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर आप ए लिखते हैं तो क्या हमको ए लिखना पड़ेगा? बच्चों बता दो, क्या सभी को, है ना, क्या सभी को हमें ए लिखना है? नहीं बच्चों, आप ए के जगह पर बी लिखो, मतलब ABCD का कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, जो लिखना है, या अपना नाम का पहला अक्षर टी लिख दो, जेड लिख दो, जो लिखना है लिखो, हमको कोई मतलब नहीं है, बस कैपिटल होना चाहिए। मतलब ए इसलिए लिखते हैं ना कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे एक्स कैसा लगता था, 10th क्लास में पढ़ते थे ना, माना संख्या एक्स, हमेशा एक्स क्यों मानते थे? वो प्रचलन में ज्यादा था, वही प्रचलन ए है, इसलिए लिखने का आप कुछ भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अभी सम में थे, अभी हम आ चुके हैं विषम में। कहा आ चुके हैं? विषम में। विषम आपको पता है ना क्या होता है? सर 1 3 5, है ना, ये हमारी विषम संख्याएं हैं। दो चीजों पर ज्यादा फोकस करना बच्चों, एक संख्या क्या है? एक है भाज्य, कमेंट बॉक्स में लिखना भाज्य के बारे में, और दूसरा है अभाज्य। इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि भाज्य में कौन कौन सा होगा
और अभाज्य में कौन कौन सा होगा? जल्दी से A to Z में कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चों भाज्य संख्या में क्या क्या होगा, भाज्य में क्या क्या होगा और अभाज्य में क्या क्या होगा? तो कहते हैं सर भाज्य संख्या में देखो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो बच्चों अभाज्य में पहले देखते हैं, तो 2 3 पता है आपको 5 7 11 13 ये सब अभाज्य संख्या में आता है। लेकिन भाज्य संख्या में बोलो कौन कौन सा आता है? सर भाज्य, एक बच्चा क्या लिख रहे हो? भाज्य संख्या शुरू होता है 4 से, 4 6 8 9 10 12 14 ये हमारी भाज्य संख्या है बच्चों, गलती मत करना, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या, गलती मत करना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। यस ठीक है। तो अब आप समुच्चय लिखना सीख चुके हैं, अब आप समुच्चय लिखना सीख चुके हैं, बताइए हाँ या ना। क्या आप रोस्टर विधि से समुच्चय लिखना सीख चुके हैं, हाँ या ना? यस। अगर बच्चों आप समुच्चय लिखना सीख चुके हैं तो चलिए अब आप ये सीखिए कि मान लेते हैं कि ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर में हमने 2 4 6 और 8 लिखा है। तो बच्चों इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे? इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे? सर इस पूरे को हम पढ़ेंगे समुच्चय, इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे? समुच्चय। और बच्चों जो इसके अंदर है इसको हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर जो है इसको क्या बोलेंगे? 2 4 6 8 ये 2 4 6 8 क्या कहलाएंगे बताओ? ये जो 2 हैं 4 हैं 6 हैं 8 हैं ये क्या कहलाएंगे? ये समुच्चय के क्या कहलाएंगे? ये समुच्चय के क्या कहलाएंगे? सर देखो ध्यान से, ये समुच्चय के अवयव कहलाएंगे, ये समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। और क्या कहलाएंगे? सर ये समुच्चय के वस्तु कहला सकते हैं, वस्तु। और क्या कहलाएंगे? सर ये समुच्चय के सदस्य कहला सकते हैं, ये सदस्य कहला सकते हैं। और क्या कहलाएंगे? अगर अंग्रेजी में हम इसे बोले सर तो हम इसे एलिमेंट्स बोलेंगे, हम इसे एलिमेंट्स बोलेंगे। तो ये जो है इस सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे बताओ? सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब प्यारे बच्चों एक नया शब्द आपको सीखना है, संबंध रखता है। क्या सीखना है? संबंध रखता है। क्या सीखना है बच्चों? है ना, एक शब्द सीखना, एक चीज सीखना है, संबंध रखता है, संबंध रखता है। संबंध रखता है को अंग्रेजी में बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बच्चों? है ना, बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू। मेरे बच्चे संबंध रखता है और संबंध नहीं रखता है। मैं आपको एक चिन्ह बताता हूं, इस चिन्ह के बारे में बताना। इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं बताओ? इस चिन्ह को क्या पढ़ा जाता है? सर इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं? ठीक है मेरे बच्चे, अगर किसी को भी मालूम है तो प्लीज बताइए कि हम इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, है ना बच्चों? इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं? सबसे पहली बात है ये चिन्ह यूनानी भाषा का है बच्चों। कहाँ का है? यूनानी भाषा का चिन्ह है, जिसको हम लोग, है ना, जिसका मतलब होता है ना, है ना, इप्साइलॉन। क्या होता है? इप्साइलॉन, है ना, इसका मतलब होता है बच्चों इप्साइलॉन। क्या बोलते हैं इसको? है ना, इसको पढ़ते हैं इप्साइलॉन। ये है इप्साइलॉन, इसको पढ़ते हैं इप्साइलॉन, ठीक है ना। ये अगर बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी देते हैं, है ना, इसका मतलब हुआ बिलोंग्स टू, इसका मतलब हुआ बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और इसका मतलब हुआ नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। समझिए मेरी बात को, ठीक है। ये चिन्ह वहां लगेगा जहां पर अवयव संबंध रखते हैं, और ये चिन्ह वहां लगेगा, इसका मतलब हुआ संबंध रखता है, और इसका मतलब हुआ संबंध नहीं रखता है। इसका मतलब है संबंध रखता है, इसका मतलब संबंध नहीं रखता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना भाई ना। एक क्वेश्चन लीजिए, एक क्वेश्चन लीजिए। मेरे पास एक सेट है जिसे हमने लिखा है, जिस पर हमने लिखा है बच्चों, है ना, जिस पर लिखा है 1 3 5 7, और यहां पर मैंने नंबर इसमें दिया ऑप्शन नंबर ए, है ना। मैंने पहले दिया बच्चों 3 और फिर यहां पर डॉट डॉट दिया, है ना।
मैंने दिया 3 और फिर क्या दिया डॉट डॉट और यहाँ सेट में दिया ए, ठीक है। नंबर दूसरा में दिया बच्चों 4 फिर डॉट डॉट और यहाँ पर सेट में दिया हमने बच्चों ए, फिर यहाँ पर लिखा हमने लिखा बच्चों 7 और यहाँ पर डॉट डॉट दिया ए। अब ये बताओ इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, इसमें कौन सा चिन्ह, पहला वाला में बच्चों बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, बताओ दोनों में से कौन सा चिन्ह लगेगा। आप कहेंगे सर ये बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया आप देखो सर, पहली बात है कि आप कह रहे हैं 3 और यहां कह रहे हैं सेट ए, तो मेरा आंख है ना सर, भगवान ने हमारी आंखें तो दी है ना, तो आंख भगवान ने दी है, तो मैं देखूंगा कि 3 आप यहां कह रहे हैं और 3 यहां पर उपलब्ध है, इसका मतलब है बच्चों बिलोंग्स टू मतलब 3 जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है, यानी जो एलिमेंट्स 3 है वो सेट ए से बिलोंग्स करता है। दूसरा बच्चों 4 आप कह रहे हैं और कह रहे हैं बच्चों सेट ए, तो देखो 4 तो कहीं है नहीं, तो मैं कहूंगा बच्चों डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये बिलोंग्स नहीं करता है। नंबर तीसरा आप 7 कह रहे हैं गुरुदेव, देखो मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है आप कैसे लिखेंगे। 7 आप कहेंगे सर 7 यहां पर है और 7 यहां पर भी है इसका मतलब है कि सर ये बिलोंग्स टू होगा। तो प्यारे बच्चों इतने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को समझ गए हैं कि सर मैं बता दूंगा कि कौन सा बिलोंग करता है और कौन सा बिलोंग नहीं करता है। मेरे बच्चे जल्दी बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, क्या आपको समझ में आया ये, तो यस लिखकर भेजें कि सर एग्जाम में आता है क्या। हाँ बच्चों ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू एग्जाम में बहुत 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 पूछा जाता है, आप बता सकते हो। सर कुछ है ही नहीं, बस हमें ये बताना है कौन सा अवयव इसमें है और कौन सा नहीं है, यही तो है यस सर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है बच्चों ये बहुत आसान है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देख रहे थे कि समुच्चय को है ना, समुच्चय को लिखने की कितनी विधि है, समुच्चय को लिखने की कितनी विधि है, 2 विधि हैं बच्चों। तो समुच्चय को लिखने की 2 विधि हैं, तो अब हम लोग दूसरे विधि पर चलते हैं। समुच्चय लिखने की विधि, मेरे बच्चे मैं फिर से बात करता हूं कि समुच्चय लिखने की विधि, समुच्चय लिखने की विधि कितनी विधि है जल्दी बता दो। समुच्चय लिखने की विधि पर अगर हम बात करें तो समुच्चय लिखने की 2 विधि हैं बच्चों, 2 विधि हैं। पहला है रोस्टर और दूसरी विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो बच्चों एक विधि तो हम लोग देख लिए रोस्टर, ठीक है। रोस्टर में हमने देखा कि बच्चों हम इसको मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कॉमा लगा लगा कर लिखते हैं और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय निर्माण विधि। बच्चों समुच्चय निर्माण विधि बहुत ही प्यारा सा विधि है, याद रखिएगा हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो लिखिए बच्चों समुच्चय निर्माण विधि के बारे में लिखिए, समुच्चय निर्माण विधि। नंबर दूसरे में क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। बच्चों इस विधि में क्या होता है, इस विधि में समुच्चय को है ना, समुच्चय निर्माण विधि लिखो कि इस विधि में समुच्चय के लिए, इस विधि में अवयवों के लिए, माफ कीजिएगा, इस विधि में अवयवों के लिए एक विशेष तर्क लिखा जाता है। इस विधि में अवयवों के लिए एक विशेष तर्क लिखा जाता है, एक विशेष तर्क लिखा जाता है, तर्क लिखा जाता है। मेरे बच्चे इस विधि में अवयवों के लिए, किसके लिए बताओ, अवयवों के लिए क्या लिखा जाता है, बताओ, एक विशेष तर्क लिखा जाता है, एक विशेष तर्क लिखा जाता है। अब बच्चे बहुत डर गए होंगे
बहुत डर गए होंगे, सर क्या बता रहे हैं, इतना कठिन है सर, समझिए नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। हम कह रहे हैं कि इस विधि में अवयवों के लिए एक विशेष तर्क लिखा जाता है। अब ये तर्क क्या है, कोई बताओ बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताओ, नहीं पता? ओ, या इसका मतलब बताओ, नहीं पता? अरे 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 अरे, इसका मतलब होता है हिंदी में इस प्रकार, इसका मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, अंग्रेजी में बोलते हैं सच दैट, है ना। इसको अंग्रेजी में सच दैट कहा जाता है। यानी इसका मतलब होता है ना, इस प्रकार, या ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब होता है बच्चों सच दैट। इसको बॉक्स में बंद करो, बॉक्स में बंद करो ठीक है। समुच्चय निर्माण विधि, इस विधि में अवयवों के लिए एक विशेष तर्क लिखा जाता है। अब वो क्या होता है, चलिए देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। क्वेश्चन, रेडी हैं आप लोग? आर यू रेडी, यस और नो? क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ या ना लिखकर बताओ, यस और नो, क्या आप तैयार हैं? बोलो जल्दी से। रेडी हैं? यस। 10 से 10 से छोटी, 10 से छोटी विषम संख्याओं, 10 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय 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 निर्माण विधि से लिखें। समुच्चय समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। मेरे बच्चे, अब ये मुझे बताओ कि हमें एक सेट बनाना है, वो भी किस विधि से बताओ, किस विधि से बताओ? तो सर 10 से छोटी विषम संख्याओं का एक समुच्चय समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। अगर बच्चों हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखा था, लिख के भेजिए तो। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखते तो ये कैसे लिखा था सर? हंसी लगाते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखते, ए बराबर देते सर। रोस्टर तो हल्का है ना सर। 10 से छोटी विषम संख्या तो 1 3 5 7 9, ये हो गया रोस्टर विधि। ये होता बच्चों रोस्टर विधि। अगर हम इसको रोस्टर विधि से बनाते तो हम ऐसे लिखते, लेकिन सर रोस्टर तो है नहीं, अब है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। ये होता, लेकिन सर ये तो नहीं बोला है। क्वेश्चन ये कह रहा है समुच्चय निर्माण विधि, तो यहां पर बच्चों ये और आसान होता है। तो यहां पर भी सेम प्रोसेस है कि हम लोग ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे और मानेंगे इसमें x एलिमेंट्स हैं। क्या मानेंगे? इसके जो एलिमेंट्स है उसको x मानेंगे। x और x सच दैट x इस प्रकार है कि x जो है 10 से छोटी विषम संख्या है। तो लिखेंगे x है ना, यहां लिखेंगे x सच दैट x कॉमा 10 से छोटी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं बच्चों। ठीक है, देखो बन गया। सर ये कौन नियम हुआ? हाँ बच्चों नियम है, ये भी आसान है, ये भी बहुत आसान है। हमने बोला कि देखो भाई हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है A, और इस सेट में x एलिमेंट्स है, यानी x अवयव हैं। और ये जो x क्या चीज है? तो x जो है 10 से छोटी विषम संख्या है। इसको एक और प्रकार से हम लिख सकते थे। बोलो कैसा लगा आपको? बोलो 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 कैसा लगा? ठीक है, मुझे लगता है बच्चों कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। यानी यहां पर आपको पूरे अच्छे से, यानी पूरे अच्छे से ये खोल करके संख्या नहीं दिखाना है, आपको ये पूरा संख्या नहीं दिखाना है, बस आपको ये तर्क देना है, ये आपको बताना है कि देखो सर कि ए एक
सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट्स हैं और x जो है वो 10 से छोटी विषम संख्याएं हैं, 10 से छोटी विषम संख्याएं हैं। अब मेरे बच्चे, अब मेरा एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, है ना। जो भी लिखना है किस विधि से, तो समुच्चय निर्माण विधि से, है ना। चलो बच्चों, समुच्चय निर्माण विधि से समुच्चय लिखें, समुच्चय निर्माण विधि से, समुच्चय निर्माण विधि विधि से निम्न को समुच्चय में लिखें, निम्न को समुच्चय में लिखें, निम्न को समुच्चय में लिखें। ठीक है, नंबर एक, संजय शब्द के लेटर्स। मेरे बच्चे, मेरे शब्द है ना, जो संजय शब्द है इसके लेटर्स को अगर हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्लीज मुझे इंतजार है आप लोगों के आंसर का। सर नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि संजय शब्द के लेटर्स को सेट में लिखकर दिखाओ, वो भी समुच्चय निर्माण विधि से, समुच्चय निर्माण विधि से। देखते हैं कोई तो बच्चा ऐसा होगा जिसका दिमाग कार्य करता होगा फास्ट। चलो चलो, फिर से समझाइए सर, 10 बार समझाएंगे, एक बार क्यों? ज्योति मेरी बहना, गलत है आपका, वो हुआ रोस्टर विधि। ओह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आयुषी का, आयुषी के लिए ताली बजना चाहिए। आयुषी ने लिख के दिखाया है कि देखिए सर, ये सेट बना ए, सेट बना ए, और हमने ये कहा कि इसमें x एलिमेंट्स है, मानना है x, क्या मानना है? x एलिमेंट्स है, x सच दैट x जो है वो संजय शब्द के लेटर्स हैं, संजय शब्द के लेटर्स हैं। बोलो हाँ या ना। सर मजा आया? सर हल्का है, बहुत हल्का है। ठीक है, तो मेरे बच्चे x क्या है? x क्या है? वो संजय शब्द के लेटर्स हैं। तो मैंने बोला कि a एक सेट बना जिसमें x एलिमेंट्स हैं और x क्या है? x जो है वो संजय शब्द के लेटर्स हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने बना लिया होगा, है ना, कि x जो है वो संजय शब्द के लेटर्स होंगे, x जो है वो संजय शब्द के लेटर्स होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए, हाँ मेरे बच्चे, दूसरा, चलो अब इसको लिख के दिखाओ, इसको मेरे बच्चे, इसको लिख के दिखाओ सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिख के दिखाइए। इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिख के दिखाइए। जो सबसे पहले लिखेगा मैं उसके लिए बच्चों ताली बजवाऊंगा। जल्दी से, जल्दी, क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। जल्दी मुझे आंसर चाहिए। फास्ट करो, फास्ट। हाँ देखो मेरे बच्चे, लिखा है सबसे पहले अखिलेश कुमार जी का, अखिलेश कुमार जी के लिए ताली होना चाहिए, बिल्कुल ताली होना चाहिए कि मेरे बच्चे अखिलेश कुमार जी के लिए, कि देखो भाई यहां पर हम लिखेंगे ए एक सेट है जिसमें x एलिमेंट्स हैं और x क्या है? x क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं, है ना। x क्या है? लिखेंगे x शब्द, x बच्चों, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है ना, तो यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि x क्या है बच्चों? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे ए ना, a एक सेट है x सच दैट, यानी x जो है इसमें x एलिमेंट्स हैं, x एलिमेंट है, और है ना, x का क्या, x की क्या पहचान है? x की पहचान लिखना है कि यह एक प्राकृत संख्या है। देखो 1 2 3 4 5, यह एक प्राकृत संख्या है बच्चों। x क्या है? प्राकृत संख्या है। आगे बढ़ जाए। यस मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं,
चलो नंबर 3, नंबर 3, चलो 5 है ना। इसको और कठिन आज किया जाए या कल करें, बताओ, और कठिन कर दें? चलो कर देते हैं, 2 4 6। और कठिन अभी नहीं करते हैं, अभी इसको और कठिन नहीं करते हैं, अगली क्लास में करेंगे। फिर नहीं तो एक ही क्लास में आप बोलोगे सर कितना कठिन कर दिया। तो इसका सेकंड मेथड है क्या? हाँ बिल्कुल है, इसका सेकंड मेथड भी है बच्चों। पहले फर्स्ट सीखिए। मेरे बच्चे, अगर बोला जाए कि इसको इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए, इसको समुच्चय निर्माण विधि में कन्वर्ट कीजिए, समुच्चय निर्माण विधि में इसको कन्वर्ट करना है, समुच्चय निर्माण विधि में, तो मेरे बच्चे बताएंगे कि समुच्चय निर्माण विधि में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे कि इसमें ए एक सेट है, ए एक सेट है, ए एक सेट है जिसमें बच्चों x एलिमेंट्स हैं, और x का पहचान ये है कि x क्या है? सम संख्या है ना। x सम संख्या है बच्चों, x क्या है? सम संख्या है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सीख गए होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम आपको जितना भी सिखाएं, हम आपको जितना भी सिखाएं, जो बच्चे सीख चुके हैं एक बार दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी आज की क्लास में आप जो भी सिखाएं, चाहे वो समुच्चय की परिभाषा हो, कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं, अवयव को हम वस्तु भी कह सकते हैं, अवयव को हम सदस्य भी कह सकते हैं। फिर आपने बताया कि समुच्चय लिखने की 2 विधि हैं, एक है रोस्टर विधि, एक है समुच्चय निर्माण विधि। फिर आपने सिखाया कि रोस्टर विधि में हम हम अवयवों को है ना, रोस्टर विधि में हम क्या करते हैं, हम रोस्टर विधि में अवयवों को हम मंजली ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा लगा कर लिखते हैं, और अवयवों की हम पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि समुच्चय निर्माण विधि में बच्चों, समुच्चय निर्माण विधि में एक विशेष तर्क को लिखा जाता है। फिर हमने आपको बताया बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी वह अवयव उसमें है और अवयव नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया बच्चों, ठीक है ना। चलिए इस चीज को भी आपने बहुत अच्छे से सीखा कि सर कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। देखो और भी चीजें हैं, धीरे धीरे हो जाएंगी। चलिए मैं थोड़ा देर और पढ़ाना चाहता हूं बच्चों, मात्र 2-3 मिनट। रेडी हैं आप लोग? चलिए 2-3 मिनट और पढ़ने के लिए तैयार हैं आप लोग। क्लास को लाइक करते रहिएगा, सभी दोस्तों को बच्चों शेयर करके बताइएगा कि संजय सर क्लास स्टार्ट हो, है ना, स्टार्ट कर चुके हैं। हर बच्चे को, हर दोस्त को शेयर कीजिएगा। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं इसका मतलब क्या होता है। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है सर? इस चिन्ह का मतलब होता है बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब होता है छोटा। मेरे बच्चे इसका मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। ठीक है, इस चीज को आप 100% याद रखें ना बच्चों। अगर मैं कहता हूं कि बच्चों x 4 से बड़ा है ना, x 4 से बड़ा है मेरे बच्चों, x जो है वो 6 से छोटा है और बच्चों 4 से बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमने लिखा है, सॉरी बच्चों, सॉरी, x क्या है? 4 से बड़ा है और 10 से छोटा है ना। तो इसका मतलब बताओ इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आई बच्चों? इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आई है, प्लीज बताइए। इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आई है? यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि x का जो मान है वो 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, x का मान 10 से छोटा है, और मेरे बच्चों x का मान 4 से बड़ा है, x का मान 4 से बड़ा है। ठीक है, पहले अगर हम यहां पर देखें तो x 10 से छोटा है और 4 से बड़ा है, इसका मतलब यहां आया 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर मैं, है ना, फिर आप मुझे समझाइए कि मेरे बच्चे लिखा है 3, है ना, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका अर्थ बताइए, मुझे समझाइए कि इसका अर्थ क्या है। मेरे बच्चे आप तुरंत से उस से आंसर करेंगे कि x की जो वैल्यू है, बच्चों देखो जिसको तीर लग रहा है वो हमेशा छोटा होता है। x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू वो 5 से छोटी है, लेकिन बच्चों और देखो ध्यान से, और ये बच्चों 3 के बराबर या 3 से बड़ी है ना। जिसको तीर लग रहा है मतलब ये छोटा ये बड़ा है, तो बच्चों इसका मतलब है, यहाँ पर ध्यान दो, इसका आंसर क्या क्या होगा। सर देखो, देखो ये 5 से तो छोटा है, यानी 5 हम नहीं ले सकते,
लेकिन 3 के बराबर या 3 से बड़ा है तो 4। 3 और 4 इसका आंसर होगा, 3 और 4। मेरे बच्चे कहीं पर अगर लिखा है, मान के चलो कि माइनस माइनस है ना, कहीं पर लिखा है माइनस, माइनस मत दो भी ना, हाँ बच्चों ठीक है, माइनस नहीं देते हैं फिलहाल, है ना। चलो 8 8 क्या ये, इसमें क्या आ गया बताओ, कोई बताओ इसमें क्या आ सकता है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, पहले मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मेरे बच्चे आप बोलोगे सर देखो यहां तो ये बोला गया है कि x जो है वो 5 से छोटा है और x 8 से बड़ा है, क्या ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल नहीं है सर, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से छोटी है और 8 से बड़ी है, ऐसा हो सकता है, नहीं सर ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो इसी का जब सेट बनता है, इसी का जब सेट बनता है तो उस सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं। मेरे बच्चे अगर आपसे बोला जाए, आपसे बोला जाए कि इसका है ना, इसका समुच्चय बनाइए, आपसे बोला जाए कि बच्चों 8 है ना का समुच्चय बनाएं, का समुच्चय लिखें, का समुच्चय लिखें, तो आप क्या लिखोगे बताओ, इसका समुच्चय क्या लिखोगे, इसका समुच्चय क्या लिखोगे। आप बोलोगे सर ध्यान दो, इसका समुच्चय क्या होगा, यानी यहां पर कुछ हो ही नहीं सकता, तो बच्चों हम लिखेंगे यहां पर खाली है, कोई एलिमेंट्स नहीं आ सकता, यहां पर कोई एलिमेंट्स नहीं आ सकता है। तो मेरे बच्चे ऐसी स्थिति में इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब खाली, रिक्त समुच्चय क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पटी सेट, क्या बोलते हैं बच्चों, है ना इम्पटी, है ना इम्पटी सेट। और बच्चों इम्पटी सेट जो होता है इसको दर्शाते किससे हैं, इम्पटी सेट को हम फाई से दर्शाते हैं, किससे बच्चों बोलो, इम्पटी सेट को किससे दर्शाते हैं, तो सर इम्पटी सेट को फाई से दर्शाते हैं, फाई से, जहां पर कुछ नहीं पाई उसी का नाम है फाई। बोलो बच्चों, जहां पर कुछ नहीं पाई, जहां पर कुछ नहीं पाई मतलब खाली है, जहां पर कुछ नहीं पाई उसी का नाम है फाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या यहां तक आप लोग तैयारी करके रखेंगे, मुझे एक बार बताओ कि सर हम यहां तक तैयारी करके रखेंगे बच्चों, जल्दी से, क्या आप लोग यहां तक तैयारी करके रखेंगे। और आज आपको डीपीपी दिलवा देते हैं, आज ही बच्चों आप पर ऐप पर आपको होमवर्क मिल जाएगा, है ना, ऐप पर होमवर्क मिल जाएगा, आज ही मेरे बच्चे को ऐप पर होमवर्क मिल जाएगा, सभी लोग जाकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज ही आपको जो पढ़ाया गया है उसका होमवर्क मिल जाएगा, जहां पर कुछ नहीं पाई उसी का नाम है फाई, ठीक है ना। होमवर्क आज ही मिल जाएगा, सभी बच्चे इस बैच में जाकर के, है ना, परिवर्तन बैच जो अपना है इस बैच को एप्लीकेशन पर जाइएगा, परचेस कर लीजिएगा बच्चों, 1500 रुपये फीस है, सब लोगों को होमवर्क मिल जाएगा। तो बच्चों कल मिलते हैं फिर, है ना, कल हम लोग इसी क्लास, है ना, कल हम लोग फिर 11 बजे मिलेंगे। और बच्चों कल थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि कल वोट भी है, कल वोट भी है ना, वोट है ना, कल वोट हो रहा है अभी बच्चों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या आप लोग कल प्रैक्टिस करके आएंगे, जितना भी आज मैंने नॉलेज दिया है क्या आप लोग कल पढ़ के आएंगे, मुझसे वादा कीजिए मेरे बच्चे, जल्दी बताओ कि सर कल हम लोग सब कुछ अच्छे से रिवीजन करके आएंगे, यस और नो, यस सर। बच्चों आज एक प्यारा सा कमेंट नीचे में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। बच्चों तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना एक कॉपी में एक कॉपी लीजिए, वहाँ 11th क्लास का कॉपी अच्छे से बनाइए, कल हम लोग इसके आगे सीखेंगे, ठीक है। सब लोग कमेंट कीजिएगा बच्चों आज की क्लास के नीचे। बाय बच्चों, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि क्लास शुरू हो चुका है, संजय सर हम लोग को 11th पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। बाय सबको, अभी तो मजा आने वाला है, आगे जब आएगा ना सेट के बाद हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, हम लोग दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे तो और मजा आने वाला है, ठीक है। बाय, मिलते हैं कल बच्चों 11 बजे, लव यू।